आप देख रहे हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 41,000 करोड़ की सौगात दी है रेलवे के जरिए। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है वर्चुअली, सुनते हैं। अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों, उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो। लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए।
एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ, तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है,
वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की बड़ी सियासी खबरों को डीकोड करने के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ईडी की तरफ से जो नया समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था, उस समन पर भी आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ये तस्वीर साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है रोज समन भेजने की बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है इंडिया गठबंधन छोड़ने का ये दबाव बनाया जा रहा है समन पर समन भेजकर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट नहीं गए समन्स के खिलाफ, ईडी खुद कोर्ट गई।
यह तय करवाने के लिए कि जो समन वो भेज रही हैं वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है, वो लीगल है कि इलीगल है। ईडी खुद कोर्ट गई, तो अब तो ये सवाल बनता है कि जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है? वो कोर्ट का फैसला आए बिना समन पे समन क्यों भेजे जा रहे हैं? इससे ये साफ है कि ये मामला कोई लीगल इल्लीगल होने का नहीं है, ये मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास है। राजनीति के अंदर जो नैतिकता थी उसको बिल्कुल जो है पाताल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। एक अनप्रेसिडेंटेड आघात दिया है, एक ऐसा आघात दिया है जो मुझे लगता है कि दशकों तक इस राजनीति के अंदर जो है लोगों को परेशान करेगा। और लोग याद करेंगे कि एक ऐसी भी सरकार थी जिसने इस तरीके के कृत्य किए अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ। बदला लेने वाली राजनीति की शुरुआत जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है। आम आदमी पार्टी को आप सुन रहे थे। उधर दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को सबसे झूठा नेता करार दिया है। जिन्हें ये संकल्प लिया हो कि बेटी की कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज कांग्रेस के साथ गले मिलकर चल रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी दुनिया के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले नेता हैं। आज जब वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं, उनके कई नेता जेल चले गए हैं, तो एक और भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये साफ दिखाता है चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई। तो केजरीवाल को ईडी का समन और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये आर पार आपने सुनी। तो सवाल ये हो जाता है कि ईडी के समन आखिर कब तक टालेंगे केजरीवाल? अभय जी देखिए, अभी जो आतिशी एक बात कह रही थी जो सामान्य ज्ञान में फिट होती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद ही अदालत गई थी, क्योंकि केजरीवाल का आरोप था कि आपके सम्मन जो हैं वो गैर कानूनी है। केजरीवाल की रणनीति शुरू से ही रही है, जो दूसरे जिनको ईडी सम्मन भेजती थी उन्होंने कभी ईडी पे आरोप नहीं लगाया। केवल केजरीवाल ने ईडी पे आरोप लगाया था कि आपके सम्मन गैर कानूनी है, जिस दिन कानूनी सम्मन भेजेंगे उस दिन मैं आऊंगा। सीबीआई ने हमें कानूनी सम्मन भेजा था, हम गए थे, हमने दिन भर उनके सवालों का जवाब दिया। तो ईडी खुद ही अदालत गई थी। अदालत ने अभी तक फैसला नहीं दिया है, अदालत तारीखें दे रही है। तो अब सवाल यह है कि थोड़ा इंतजार कर लेती। मुझे लगता है कि ईडी उनको सम्मन इसलिए भेज रही है ताकि वो अपने रिकॉर्ड को बढ़िया बना सके कि हमने केजरीवाल को इतने सम्मन दिए, ये तब भी नहीं आए। बिल्कुल, मामला कोर्ट में है राकेश शुक्ला जी, और ऐसे में ईडी के ये समन, इससे तो दोनों ही तरफ, चाहे आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी हो, अपनी अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल रहा है ईडी के समन के जरिए। निश्चित तौर पे यदि मामला न्यायालय में है तो इस विषय पे कुछ भी करना उचित नहीं होगा। जहाँ तक सम्मन देने की बात है तो सच है, अभय जी का कहना सही है कि उनके नियमानुसार उनको अपना सम्मन की प्रक्रिया जारी रखना है, क्योंकि उन्हें फाइल भी अपडेट रखना है। शायद इसी वजह से ईडी सम्मन पे सम्मन दे रहा है। मार्च में जब इनका निर्णय आना है कोर्ट का, उसके बाद ईडी को और बेहतर तरीके से एक्टिव होना चाहिए यदि वो वाजिब तरीके से सम्मन जारी कर रही है तो। और ईडी के समन पर चुनावी कनेक्शन वो हर तरफ से जोड़ लिया जा रहा है। कुछ हाँ बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस ही मुझे लगता है चुनावी हो गया है। और इस चुनावी प्रोसेस में कौन कितना आगे बढ़ जाता है, कौन कितना एक दूसरे को बढ़िया शानदार शब्दों में, अलंकृत शब्दों में कह जाता है, और पूरा परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन, ईडी अपना परसेप्शन बनाना चाहती है, सरकार अपना परसेप्शन बनाना चाहती है, भाजपा अपना परसेप्शन बनाना चाहती है। अब परसेप्शन के इस खेल में जब फैसला होगा तब एक परसेप्शन में नया बदलाव होगा। अब ईडी, ये अभी तक तो खेल चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद जो आगे निकलेगा फिर दूसरे तरीके से परसेप्शन बनेंगे। और पूरी लड़ाई प्रोफेसर साहब, ये कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर भ्रष्टाचार, हकीकत क्या है? इसी के इर्द गिर्द सिमट गई है सियासी तौर पर। हकीकत तो बस यही मुझे लगता है कि अगर आप केजरीवाल जी की राजनीति को देखें और खास करके जिस प्रकार से वो राजनीति में आए और जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था, वो नैरेटिव तो कब का टूट चुका है और वो नैरेटिव कब का समाप्त हो चुका है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मान लीजिए इनको नोटिस जा रहा है तो उस नोटिस पे चले जाने में मुझे नहीं लगता है कि कोई
इसको ईडी को इन्होंने एक इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईडी जो है इनके पीछे पड़ी है या इनको परेशान कर रही है। ऐसा है नहीं। अगर आप देखेंगे जिस घोटाले की बात की जा रही है, उस घोटाले में इनके जो निकटतम सहयोगी लोग थे वो आज जेलों में हैं। अगर ये मामला फर्जी होता या इस मामले में दब नहीं होता तो कम से कम उनको बेल तो मिल गया होता, कम से कम वो बाहर तो आ गए होते। तो ये देर करने की कोशिश है, अपने आप का शहादत या अपनी शहीदी दिखाने की कोशिश है। पर अंतोगत्वा केजरीवाल जी की जो राजनीति है उसका वो बहुत स्पष्टता लोगों के सामने आ चुका है। ये मैंने कभी आपके चैनल पर ही कहा था कि ये बाबा भारती और खड़क सिंह के घोड़े वाली कहानी है। ठीक है सर, कौन विश्वास करेगा केजरीवाल पर, ये कहना मुश्किल होगा। ठीक है, शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, केजरीवाल जी की पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और रामलीला मैदान में उन्होंने पूरे देश की जनता और दिल्ली की जनता से वादा किया था कि लोकपाल विधेयक आएगा और उसमें भ्रष्टाचार उनका प्रमुख मुद्दा होगा। ये वही केजरीवाल जी हैं जो बयान दिए थे कि हमें कुछ दिन के लिए ईडी और सीबीआई दे दीजिए, हम बताते हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को कैसे गिरफ्तार किया जाता है, ईडी और सीबीआई कैसे कार्रवाई करती है। तो यदि ईडी और सीबीआई को मानते हैं कि वो अच्छी कार्रवाई करने वाली है तो फिर उसके खिलाफ, उसके संबंध पे उनको जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और खुद को ईमानदार साबित करना चाहिए। लेकिन अब तो पूरा का पूरा जो तर्क है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स पर आकर टिकता है ना, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और अब तो नया उसमें पहलू जोड़ दिया गया है कि क्योंकि गठबंधन में जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है, इस वजह से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अरविंद केजरीवाल पर, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई सियासी तौर पर, वही जो सवाल मैंने पहले पूछा था, कट्टर ईमानदार या फिर कट्टर भ्रष्टाचारी, इसी के इर्द गिर्द सिमट गई है। देखिए, आप देखिए, एक महीने से कम से कम, ये 1.5 महीने से मैं सुन रहा हूँ, खासतौर से राजनीतिक समीक्षकों के बीच में एक अनौपचारिक चर्चा होती रही है कि केजरीवाल के ऊपर जो ईडी का दबाव है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का दबाव है, उसका राजनीतिक मकसद क्या है। जी। हिंदुस्तान में कोई भी चीज राजनीति के बिना संसाधित नहीं होती है। इस मंच पे भी जो समीक्षाएं की जा रही हैं उनमें भी राजनीति शामिल है। अपने अपने राजनीतिक रुझान है, उसके हिसाब से कोई लोगों को भ्रष्ट लगता है, कोई ईमानदार लगता है, कोई जननेता लगता है, कोई कुछ लगता है, इस तरह से होता रहता है। तो पहले ये था कि उनके ऊपर दबाव इसलिए डाला जा रहा है ताकि वो दिल्ली के अंदर गठजोड़ ना हो। जी। अच्छा, अब ये बात औपचारिक रूप से सौरभ भारद्वाज ने और आतिशी सिंह ने मंच से भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कह दी। सही। अच्छा, अब जिस तरीके से पूरी बात खुली हुई है उसमें किसी को भी ताज्जुब हो सकता है कि भाई जब आप ईडी खुद अदालत में गई थी, अब वो किस बात के संबंध दे रही है। तो जाहिर है कि वो तैयारी कर रही है कि अदालत जिस दिन फैसला दे देगी, अगर फैसला वो ईडी के पक्ष में जाता है तब वो दिखाएगी हमारे पास देखिए इतने सारे संबंध हम दे चुके हैं और अब हम ये कार्रवाई करेंगे। सीधा गिरफ्तारी, मतलब गिरफ्तारी करेंगे, क्या करेंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो 16 मार्च है वो तारीख जब इस मामले में दोबारा से सुनवाई होगी, अदालत में देखना होगा तब क्या होता है। और तब तक ईडी का समन और उस पर यह सियासत का सिलसिला यूं ही जारी रहने की तस्वीर उभरती हुई नजर आती है। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और अब बात जरा हरियाणा की करते हैं, जहां आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का जो मामला है राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक इस मामले में क्या हुआ है ये जान लीजिए आप। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम भी है। नफे सिंह का परिवार बहादुरगढ़ में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठा है, साथ में समर्थकों का हुजूम है। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आज पोस्टमार्टम हो रहा है, आप लोगों ने भी कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, क्या कहेंगे, कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह ने हत्याकांड को अंजाम दिया? इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। अगर ये खबर आप लोग लाइव दिखाएं तो मैं बताना चाहूँगा, पूरा देश अगर सुन रहा है तो मेरे पिताजी की हत्या करवाने में भाजपा सरकार के लोग शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। बार बार हम मांग कर रहे थे कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, बार बार दरखास्त दे रहे थे। खुद मेरे पिताजी कई बार खट्टर साहब से मिले हैं, विज साहब से मिले, लिखित में उन्होंने दरखास्त भेजी है सीआईडी की, यहाँ से रिपोर्ट आप मंगवा सकते हो, वो चेक करवा लीजिए। ये जितेंद्र राठी को आप सुन रहे थे, नफे सिंह राठी के बेटे हैं और साफ तौर पर अपने पिता की हत्या के लिए कटघरे में बीजेपी सरकार को खड़ा कर रहे हैं। और ऐसे में वो सवाल, चुनावी साल में मर्डर कितनी मुश्किल में है खट्टर? अक्कू जी, इस मर्डर से खट्टर कितनी में मुश्किल में ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि जो शांतप्रिय राज्य की जो तथाकथित छवि थी उस पर जरूर डेंट पड़ा है। और पॉलिटिकल, क्योंकि मर्डर है ये लगभग मान लिया गया है, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन इसमें एक जो लॉरेंस गैंग का
मामला आ रहा है। और जैसे पहले वो सिद्धू मारा गया था, गायक जो था, उसी तरीके से सिद्धू मूसेवाला, उसी तरीके से सब पूरा खेल हुआ है, उसी तरीके से रैकी की गई है, उसी तरीके से मारने की प्रक्रिया हुई है, उसी तरीके से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। और जितने राउंड हथियार मारे गए हैं उससे साफ लगता है कि बहुत सोच समझ के किया गया। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल मामला ही नहीं है, बल्कि कुछ जमीन जायदाद और लेन देन और लेकिन जिस तरीके से नफे सिंह राठी के परिवार की तरफ से, बेटे की तरफ से सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है, तो सियासी तौर पर तो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ना भाई। सरकार किसकी है? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर साहब। और नाक के नीचे वहां पर कानून व्यवस्था पर इतना बड़ा सवालिया निशान। राकेश शुक्ला जी, देखिए, इस देश में राजनीतिक हत्या बीमारी की तरफ फैल रही है। आप देखेंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 2010 से 2019 तक 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। उसमें नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है। ये हत्या भी राजनीतिक व्यक्ति की हुई है। निश्चित तौर पे जिस पे संदेह होगा उस पे वो आरोप लगाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक हत्या के साथ साथ इसका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का विवाद भी होगा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और खासकर एनसीआर का जो इलाका होता है, वहाँ बहुत सारी हत्याएं और अपराध के पीछे प्रॉपर्टी का मसला रहता है। बिल्कुल, अब वजह जो भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर फिलहाल हरियाणा की खट्टर सरकार घिरती हुई यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।